आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, उसकी फार्माकोलॉजी। देखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑलरेडी मैं इसको पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये सबसे पहले जो पिक्चर है इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, एंडोथेलियन पाथवे है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंडोथेलियन पाथवे। सबसे पहले ये देखें, ये ब्लड वेसल है। जो ब्लड वेसल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। ये टोटल ब्लड वेसल है। एंडोथीलियम बेसिकली क्या है, एंडोथीलियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। और ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली आपकी एंडोथीलियम और जो स्मूथ मसल्स हैं इसके दरमियान होती है। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन एंडोथीलियम और स्मूथ मसल्स। ये नॉर्मल आपको पता चल गया इस पिक्चर का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोथीलियन पाथवे। एंडोथीलियन पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले प्रिकर्सर होता है आपके एंडोथीलियम में। ये बेसिकली प्रिकर्सर है जो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका एंडोथीलियन प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट जो एंडोथीलियन होता है, ये आपका जो रिसेप्टर है, इसका जो बेसिकली जो एंडोथीलियन 1 है, इसका रिसेप्टर पड़ा होता है स्मूथ मसल्स के ऊपर, उसके साथ ये अटैच होता है और ये बेसिकली कन्वर्ट करता है आपके PIP2। इसका मतलब क्या होता है, फास्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट किस में करता है, IP3 में, जिसे IP3 को हम क्या बोलते हैं, इनोसिटोल 1,4 ट्राइफॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करता है। जिसकी वजह से बेसिकली क्या करता है, ये IP3 फिर आपका सेकेंड मैसेंजर है जो आपका कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन और प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, प्रोलिफरेशन इंक्रीज होती है। हमारा जो मेन मकसद होता है, इस एंडोथीलियन रिसेप्टर है इसका एंटागोनिस्ट देते हैं, जो इस एंडोथीलियन 1 को जो एंडोथीलियन रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड नहीं होने देता, या हम बेसिकली इसको ब्लॉक करते हैं। एंडोथीलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बोसेंटन है, जो बेसिकली एंडोथीलियन 1 को एंडोथीलियन रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड नहीं होने देता है, और जिसकी वजह से आपकी कोई भी वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोथीलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, ये बेसिकली कंपिटेटिवली एंटागोनाइज करता है एंडोथीलियन 1 के रिसेप्टर को, यानी उसको इनिबिट कर देता है, और उसकी वजह से आपकी जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती है। और कौन सी ड्रग्स है हमारे पास, बोसेंटन है। और ये दूसरा क्या, ये बेसिकली हेपेटोटॉक्सिक होती है। इसी वजह से हम जब बोसेंटन देते हैं तो हम LFTs को, लीवर फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करते हैं, जिसके अंदर AST ALT वगैरह आते हैं। दूसरी हमारे पास जो ड्रग है फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर है। नॉर्मल सबसे पहले हमें पाथवे पता होना चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का पाथवे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का पाथवे है, ये बेसिकली जो L-आर्जिनिन है, ये L-सिट्रोलिन में जब प्रोड्यूस होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कैसे, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जो बेसिकली L-आर्जिनिन को L-सिट्रोलिन में प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और L-सिट्रोलिन बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली आपका बाय प्रोडक्ट होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का बाय प्रोडक्ट होती है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बेसिकली फिर GTP को कन्वर्ट करता है CGMP में। जब CGMP प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से वेसोडाइलेशन बनती है और आपकी जो प्रोलिफरेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ये नॉर्मल पाथवे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर, जो बेसिकली फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 एंजाइम होता है, ये बेसिकली साइक्लिक GMP की ब्रेकडाउन करवाता है। इसी वजह से हम इस फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 एंजाइम के लिए हम इनहिबिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपकी जो CGMP है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होने देता, प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपका CGMP है जब उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो इंक्रीज होगी इसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाएगी। आप देखें लिखा हुआ फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर में क्या होता है, ये बेसिकली एंजाइम होता है ना फास्फोडाइएस्ट्रेज 5, उसको इनहिबिट कर देता है। वो बेसिकली आपका ब्रेकडाउन करवा रहा होता है CGMP की। जब वो ही इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आपके जो CGMP है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से वेसोडाइलेटरी जो इफेक्ट हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के वो बढ़ जाएंगे। अब बेसिकली इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं। दूसरा अपने बड़ी फेमस ड्रग है
सिल्डीनाफिल, ठीक है। अब इसको बेसिकली सिल्डीनाफिल को हम क्या नाइट्रोग्लाइसिन और नाइट्रेट के साथ नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों बेसिकली हाइपोटेंशन करवाती हैं। सिल्डीनाफिल भी हाइपोटेंशन करवाती है, नाइट्रेट्स भी करवाते हैं। जब दोनों हाइपोटेंशन करवाते हैं तो आपस में देने का मकसद ये होता है, जब दोनों को इकट्ठे देंगे तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है जो फटैल होती है इंसान के लिए। अब थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग। सबसे पहले हमें इसका पाथवे पता होना चाहिए। जो बेसिकली अराकिडोनिक एसिड है, ये बेसिकली एक प्रिकर्सर है जो प्रोड्यूस करता है आपका प्रोस्टासाइक्लिन को। जो आप प्रोस्टासाइक्लिन क्या करती है, आपकी जो साइक्लिक एएमपी है उसको इंक्रीज़ करती है। और आपको पता है साइक्लिक एएमपी क्या करती है, आपकी वेजोडाइलेशन वाली प्रॉपर्टीज़ करवाती है और पोलिफेशन को डिक्रीज़ करती है। अब प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग यानी जो प्रोस्टासाइक्लिन की तरह ही काम करते हैं, वो आपके साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। और जब वेजोडाइलेशन होगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडन I2, जो प्रोस्टासाइक्लिन है बेसिकली वो डायरेक्ट वेजोडाइलेटरी इफेक्ट करती है। उसके डायरेक्ट वेजोडाइलेटरी इफेक्ट किस में है, पल्मोनरी और सिस्टमिक आर्टरियल वेसल्स पे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेजोडाइलेशन करवा देती है। और दूसरा ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन है उसको इनहिबिट करती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ आए तो प्रोस्टासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट में क्या है, फ्लशिंग होती है और जा पेन होती है। और इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं हमारे पास, प्रोसाटिनोल, और दूसरा हमारे पास क्या है, इलोप्रोस्ट, प्रोसिटिनोल और इलोप्रोस्ट।